Hello friends, today we will discuss about evolution of public administration as a discipline। आज हम लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में विकास कैसे हुआ है इसके बारे में परिचर्चा करेंगे। जनरली लोक प्रशासन एक नवीन विषय है जिस विषय का उदय 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में और अमेरिका में हुआ। थॉमस वुड्रो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में जाना जाता है। जून 1887 में द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नाम से जो आर्टिकल पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में प्रकाशित हुआ, इस आर्टिकल के पब्लिकेशन के साथ ही लोक प्रशासन का स्वतंत्र विषय के रूप में विकास माना जाता है। 1887 से लेकर अब तक लोक प्रशासन ने एक स्वतंत्र और स्वायत्त विषय राजनीति विज्ञान से एक स्वतंत्र और स्वायत्त विषय के रूप में विकास के कौन से स्तर को प्राप्त किया है अथवा इसके विकास में कौन से चैलेंजेस उभर कर सामने आए हैं, कौन से सिद्धांतों का निर्माण हुआ है और ये किस तरह से आगे बढ़ रहा है। लोक प्रशासन की एक अनुशासन के रूप में विकास यात्रा को हम 5 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। मोटे स्वरूप में यदि देखें तो 5 स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन वी कैन डिवाइड इन 5 स्टेजेज इन 5 टाइम्स। इसे हम 5 कालों में अथवा 5 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। लोक प्रशासन के विकास का जो पहला चरण है उसे पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टोनोमी के नाम से जाना जाता है, अर्थात राजनीति और प्रशासन दोनों अलग अलग होते हैं। पहला जो चरण राजनीति और प्रशासन के द्विविभाजन या द्वैतवाद का काल है, उस काल को डिक्टोनोमी ऑफ पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है, अर्थात प्रशासन को राजनीति विज्ञान से अलग करने का काल इसे हम कह सकते हैं। इस समय में जो कि 1887 से 1926 का काल था, इस 4 दशकों के काल में टाइम पीरियड में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम किया गया वह काम था कि राजनीति विज्ञान के साथ जो पिछले 2200 वर्षों से एक विषय अध्यापन कराया जा रहा था, एक विषय शामिल था, अंतर्निहित था राजनीति विज्ञान में, उस राजनीति विज्ञान से उस विषय को अथवा प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स को कैसे सेपरेट किया जाए, ये सबसे बड़ी चैलेंज था। और इस चैलेंज के माध्यम से राजनीति और प्रशासन में द्विविभाजन किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण चरण प्रशासनिक सिद्धांतों के निर्माण का चरण था। इस 10 वर्ष के चरण में लोक प्रशासन के अनुशासन के अंतर्गत, लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत राजनीति विज्ञान से भिन्न सिद्धांतों थ्योरी बिल्डिंग का कार्य किया गया, थ्योरी बिल्डिंग इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य किया गया। ऐसा समय जिसमें खुद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल्स को, इंडिपेंडेंट थ्योरीज को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। तीसरा चरण था क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेज, आलोचनाओं और चुनौतियों का काल, जहां लोक प्रशासन के जब इन सिद्धांतों का, संगठन के सिद्धांतों का एक स्वतंत्र रूप से विकास करने की बात कहेगी, विकास कर लिया गया, तो उस सिद्धांतों की फंडामेंटल बेसिस को फाइंड आउट किया गया कि वे सिद्धांत खुद लोक प्रशासन के स्वतंत्र और स्वायत्त सिद्धांत नहीं हैं, अपितु वे सिद्धांत पहले से ही अन्य अदर ब्रांचेज ऑफ सोशल साइंस में स्टडी किए जा रहे हैं अथवा वो सिद्धांत पहले से ही विद्यमान रहे हैं। चौथा जो चरण था जिसे क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी कहा जाता, जब ये मांग उभर कर सामने आई कि लोक प्रशासन के खुद के सिद्धांत नहीं हैं, इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी प्रिंसिपल्स नहीं हैं, थ्योरीज नहीं हैं, तो
लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में कैसे स्थापित किया जा सकता है। ये बड़ा ही एक संकट का समय था, लेकिन इस संकट के समय को भी लोक प्रशासन अनुशासन ने बड़ी सहजता के साथ और सरलता के साथ पूर्ण कर लिया। पांचवा चरण, जिसे परिपक्वता का काल अथवा 1971 के बाद का काल कहा जाता है, जब मैच्योरिटी पीरियड इसको कहते हैं, कि लोक प्रशासन अब एक स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमी सब्जेक्ट के रूप में हैज़ बीन डेवलप्ड, विकसित हो गया। अब लोक प्रशासन को एक नवीन विषय के रूप में, जिसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी, लोक प्रशासन और लोक नीति के नाम से पहचान मिली, जिसने फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को नवीन बुलंदियों और ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसका परिणाम है कि आज दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी को बड़े स्तर पर एक अनुशासन और विषय के रूप में पढ़ाया जाता है और उसमें अनुसंधान किया जाता है। तो आइए विस्तार से इन पांचों चरणों की क्या की फीचर्स थी, कौन सी मुख्य विशेषताएं थी, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जिन्होंने लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय या अनुशासन के रूप में डेवलप होने में सहयोग किया। सबसे पहले चरण की जब हम बात करें, जिसे पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन टेक्टोनॉमी, राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन, इन दोनों की विषय सामग्री को, या संक्षिप्त स्वरूप में हम कहें तो राजनीति विज्ञान से प्रशासन को बाहर करने का, अथवा राजनीति विज्ञान विषय से एक ऐसी विषय सामग्री को एक स्वतंत्र रूप से पृथक करने का, सेपरेशन करने का आधार चुना गया, जिसे राजनीति विज्ञान नहीं कहा जाए। इस क्रम में जो पहला प्रयास था वह फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुडरो विल्सन के द्वारा किया गया। विल्सन्स आर्टिकल द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जून 1887, जून 1887 में जब थॉमस वुडरो विल्सन के द्वारा प्रशासन के अध्ययन का नामक शीर्षक का आलेख लिखा गया। इस शीर्षक से प्रकाशित आलेख ने दुनिया भर में एक लहर उत्पन्न कर दी। लोक प्रशासन विषय को एक स्वतंत्र और स्वायत्त अनुशासन के रूप में स्थापित करने में इस आलेख का क्रांतिकारी और निर्णायक योगदान था। यही कारण है कि पहली बार वुडरो विल्सन states that public administration is a science of administration। वुडरो विल्सन कहते हैं कि प्रशासन, वास्तव में जिस लोक प्रशासन की हम बात करें तो प्रशासन का एक विज्ञान होता है, और साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। इसका मतलब है कि खुद प्रशासन का अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेटस होता है, ऑटोनॉमी स्टेटस होता है, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। वुडरो विल्सन के सपोर्ट करते हुए फ्रैंक जी गुडनाउ, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर आचार्य फ्रैंक जी गुडनाउ ने बुक लिखी। उन्होंने राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन को पृथक स्वरूप देने के लिए एक नवीन आयाम स्थापित किया, और अपने इस बुक का आर्टिकल ये लिखकर शीर्षक एंड टाइटल ये लिखा, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इट मीन्स बोथ आर डिफरेंट टर्म। राजनीति और प्रशासन दोनों अलग होते हैं। जब वुडरो विल्सन ये कह रहे हैं कि संविधान का निर्माण करना सरल है, यानी कि वह राजनीति विज्ञान का विषय वस्तु है, परंतु संविधान को लागू करना बहुत कठिन है, इसका मतलब है कि राजनीति विज्ञान के साथ होने के कारण उस कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जीक्यूट करना थोड़ा मुश्किल होता। लेकिन यदि उसको सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस कर दिया जाए तो निसंदेह वह कार्य आसान हो जाएगा। इसी तरह से फ्रैंक जे गुडनाउ कहते हैं कि राजनीति जो है वह राज्य की इच्छा को अभिव्यक्त करती है, और जो प्रशासन है वह इस इच्छा को क्रियान्वित करता है अथवा उसको व्यवहारिक स्वरूप देता है। इसका मतलब है कि पॉलिटिक्स जो है बेसिकली डिजायर ऑफ स्टेट है, परंतु इस डिजायर ऑफ स्टेट को एग्जीक्यूट करने का जो कार्य करता है उसको प्रशासन कहते हैं। इसलिए
प्रशासन राजनीति से अलग होता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया गया वो एल.डी. वाहिड के द्वारा किया गया। वाहिड की पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926 लोक प्रशासन के अध्ययन का एक परिचय 1926। इट वॉज द फर्स्ट क्लासिकल और टेक्स्ट बुक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एल.डी. वाहिड के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक थी, जिसे लोक प्रशासन की उस प्रथम पुस्तक के रूप में मान्यता दी गई जो एक आधारभूत अथवा मौलिक टेक्स्ट था, जिसने पहली बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया और इसके साथ ही राजनीति और प्रशासन दोनों को सेपरेट आइडेंटिटी के रूप में पहचान मिली, एक पृथक पहचान के रूप में वो स्थापित हुई। यह था लोक प्रशासन के अनुशासन के विकास का पहला चरण। दूसरा चरण, जिसे थ्योरी बिल्डिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है, प्रशासनिक सिद्धांतों के निर्माण का काल इसको कहते हैं। 1927 से 1937 तक के इस काल में लोक प्रशासन के लिए, लोक प्रशासन की विषय वस्तु के लिए, विषय क्षेत्र को, प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए और स्टडी मटेरियल के संदर्भ में रिसर्च करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए अनेक सिद्धांतों को स्थापित किया गया, जिसमें W.F. विलोबी के द्वारा लिखित पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा इसका नोमेनक्लेचर है बुक का, लोक प्रशासन के सिद्धांत, अनेक समाज विज्ञान की अन्य शाखाओं में जो सिद्धांत प्रचलित थे, उन सिद्धांतों में जो लोक प्रशासन के बारे में अध्ययन करते हैं उनको विकसित करने का कार्य किया गया। एम.पी. फॉलेट ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के आधार पर क्रिएटिव एक्सपीरियंस, सृजनशील अनुभव की बात कही कि जो हमने महसूस किया है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को ऑपरेट करने में, उन व्यवहारिक अनुभवों पर सिद्धांतों का निर्माण करने की बात इनके द्वारा कही गई। इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट 1929 बाय हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल के द्वारा जो सामान्य प्रबंधन के सिद्धांत है, लाइक वाणिज्य में जो सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, मैनेजमेंट में प्रयोग किया जाता है, उद्योगों के प्रबंधन में, सामान्य प्रबंधन के साथ साथ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में जो थ्योरीज काम में ली जाती हैं, जो कार्मिकों के साथ व्यवहार किया जाता है, जो संगठन का संचालन किया जाता है, उसके जो मैनेजमेंट फॉर्मूलेज होते हैं, उन प्रबंधनीय सूत्रों को विकसित करने का कार्य हेनरी फ्यूल के द्वारा किया गया कि किस तरह से प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में सिमिलरिटीज खोजने की बात कही और किस तरह से कि जो प्रबंधन निजी क्षेत्र में होता है, ऐसा ही प्रबंधन सरकारी क्षेत्र में भी होता है। Then papers on science of administration 1937 by Luther Gulick and Urwick. पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लूथर गुलिक और उर्विक के द्वारा भी अनेक प्रशासनिक सिद्धांतों का विकास किया गया, जिनके माध्यम से लोक प्रशासन की विषय सामग्री के संदर्भ में अनुसंधान करने में व्यापक सहायता मिली। इसी समय दो नवीन अवधारणाओं का भी उदय हुआ, जिसे टेलरिज्म और पोस्ट कॉर्प के नाम से भी जाना जाता है। टेलर के द्वारा द साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 के वर्ष में टेलर ने जो वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीकों की बात कही, वैज्ञानिक प्रबंधन जो मैनेजमेंट है एक साइंटिफिक एक्टिविटीज होती है। इसका मतलब है कि टेलर ये कह रहे हैं कि वास्तव में प्रशासन की जब हम बात करते हैं तो ये लोक प्रशासन ठीक ऐसे ही है जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना, और प्रबंधन की अपनी अपनी तकनीकें होती हैं। टेलरिज्म अप्रोच का ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज में इम्पोर्टेंट रोल रहा है। हेनरी फ्यूल की पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को और लोक प्रशासन की क्रियाकलापों को
निष्पादित करने की एक कौशलपूर्ण तकनीक की बात कही गई कि कुछ निश्चित तकनीकें होती हैं जिन तकनीकों के माध्यम से कुछ निश्चित कार्यों का संपादन किया जाता है, जिसमें पोस्ट कोर में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग जैसे मैनेजमेंट के कार्यों की बात कही गई। इनको परफॉर्म करने के लिए साइंटिफिक टेक्निक्स की भी बात कही गई, स्पेशल टेक्निक्स की भी बात की। आगे चलकर 1971 में से न्यू एलिमेंट्स इवोल्यूशन भी जोड़ा गया, मूल्यांकन शब्द को भी शामिल किया गया था। ये 1927 से 1937 की समयावधि में इस एक दशक में अनेक सिद्धांतों को लोक प्रशासन में शामिल किया गया। देन तीसरा जो चरण था जिसे चैलेंजेज और क्रिटिसिज्म एरा के नाम से जाना जाता है, कि लोक प्रशासन में जब ऐसे सिद्धांतों को शामिल किया गया तो अन्य राजनीति विज्ञान और अन्य समाज विज्ञान के अन्य शाखाओं के विद्वानों ने ऑब्जेक्शन किया। द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1938 सी आई बर्नार्ड के द्वारा जो कार्यपालिका के कार्यों की बात कही गई कि जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो नॉर्मली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, जो पॉलिटिकल साइंस में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है वही अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो जो एग्जीक्यूटिव बेसिकली जिसको आप कार्यपालिका कहते हो, उस कार्यपालिका की दो स्ट्रक्चर मोटे रूप में बहुत मैनी टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव होती है। अगर इस आधार पर लें कि एग्जीक्यूटिव में पॉलिटिकल पार्ट शामिल है या नहीं है, वह टेम्परेरी है अथवा परमानेंट है या लॉन्ग पीरियड तक रन करती है, तो दो तरह की कार्यपालिकाएं होती हैं, राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी स्थायी या प्रशासनिक कार्यपालिका। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जिसमें मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो टाइम बाउंड होते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। लेकिन दूसरी परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है, लाइक ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही के रूप में, अधिकारी तंत्र के रूप में पैरेलल दीर्घ काल तक, जो भी 60, 65, 70 साल की उम्र है उस तक कार्य करते हैं। सी आई बर्नार्ड ने ये महसूस किया और ये अभिव्यक्त किया कि जो लोक प्रशासन की सब्जेक्ट की बात कही गई है, उसकी कंटेंट की बात कही गई है, उसके सब्जेक्ट मैटर की बात कही गई, वह लोक प्रशासन का खुद का विषय क्षेत्र नहीं है, वह राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र है। सी आई बर्नार्ड ने यह भी अभिव्यक्त किया कि लोक प्रशासन के अंतर्गत जिन शब्दावलियों का, जिन सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है, वो खुद लोक प्रशासन के सिद्धांत और शब्दावलियां और तकनीकें नहीं हैं। एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1946 बाय एफ एम मार्क्स, एफ एम मार्क्स ने भी लोक प्रशासन के तत्वों के नाम से जो पुस्तक लिखी है उसमें यही डिफाइन किया है कि क्या वास्तव में लोक प्रशासन के खुद के कुछ बेसिक और फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं या नहीं होते हैं। उनका ये कहना है कि लोक प्रशासन की खुद के कोई विषय वस्तु नहीं है, कोई विषय सामग्री नहीं है। इससे भी आगे बढ़कर हर्बर्ट एच साइमन के द्वारा जो आर्टिकल लिखा प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की लोकोक्तियां, हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि लोक प्रशासन के अंतर्गत जिस विषय वस्तु का, जिन सिद्धांतों के विकास की बात कही गई है, वो ठीक वैसे ही हैं जैसे प्राचीन चिंतन की लोकोक्तियां, मुहावरे, प्रोवर्ब्स होते हैं। वो केवल कहने की बातें, हकीकत में लोक प्रशासन के ना तो खुद के सिद्धांत हैं और ना ही लोक प्रशासन की विशेष सामग्री इस स्तर की है कि उसे एक स्वतंत्र अनुशासन का दर्जा दिया जा सके। तो सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्शन था, क्रिटिसिज्म किया गया सी आई बर्नार्ड के बाद, तो वो हर्बर्ट साइमन के द्वारा किया गया। देन रॉबर्ट डेहल ने अपनी पुस्तक द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स 1947, रॉबर्ट डेहल ने 3 प्रश्न उठाए कि लोक प्रशासन को किस तरह से हम एक नए विषय के रूप में स्थापित कर सकते हैं, जबकि लोक प्रशासन भी वैसे ही अध्ययन करता है जैसे पॉलिटिकल साइंस, लाइक ह्यूमन वैल्यूज की बात कही गई कि लोक प्रशासन मानवीय मूल्यों से दूर नहीं हो सकता। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, उसके इंडिविजुअल वैल्यू होते हैं, उसके बिलीव्स होते हैं, उसके नॉर्म्स होते हैं और वो उसकी एक्टिविटीज़ को अफेक्टेड करते हैं। अगर वे इन्फ्लुएंस रखते हैं ऐसे बिलीव्स और एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी, समाज के ऐसे मूल्य, ऐसी अभिवृत्तियाँ अगर अपना प्रभाव रखते हैं, तो किस तरह से लोक प्रशासन एक स्वतंत्र विषय हो सकता है। दूसरा कि क्या
सामाजिक परिवेश से वह अपने आप को दूर रख सकता है, मानवीय परिवेश से अपने आप को दूर रख सकता है, नहीं रख सकता, क्योंकि वह भी प्रशासनिक व्यवहार का ही अध्ययन करने वाला विषय है। और प्रशासनिक व्यवहार एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर आर अफेक्टेड फ्रॉम मैनी फैक्टर्स, वह अनेक तत्वों से, एलिमेंट से, घटकों से प्रभावित होता है। और इसके साथ साथ जो चारों तरफ का परिवेश है, एनवायरमेंट है, इकोलॉजी है, सोसाइटी है, वह भी इस पर अपना प्रभाव रखता है। तो हम कैसे लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं? इन तीन समस्याओं के कारण वो कह रहे हैं रॉबर्ट ए डेहल कि साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली प्रशासन का विज्ञान नहीं हो सकता है। लेकिन इन तमाम आलोचनाओं के बाद भी, इन कमियों के बाद भी, अवगुणों के बाद भी लोक प्रशासन एक अनुशासन के रूप में विकसित हुआ। उसने एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को डेवलप किया, अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को विकसित किया और ऐसे बहुत से सिद्धांतों को स्वीकार किया जो न केवल लोक प्रशासन में, न केवल राजनीति विज्ञान में, मनोविज्ञान में, नीति शास्त्र में, प्रबंधन में, वाणिज्य में, सोशल साइंसेज की मैनी ब्रांचेज में इनका यूज किया जाता है। तो ऐसे मल्टी फंक्शनल और मल्टी डायमेंशनल थ्योरीज को डिजाइन करने का कार्य किया गया, जिसके कारण लोक प्रशासन आगे इस संकट से उभरने की ओर आगे बढ़ा या इस संकट से उभर पाया। इन सब के बावजूद एक ऐसा चरण आया जिसे आइडेंटिटी क्राइसिस के नाम से जाना गया, पहचान की, जब ऐसा सब कुछ क्रिटिसिज्म किया गया थ्योरीज के बारे में, चैलेंजेस के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सब्जेक्ट मैटर है उसके बारे में, लोगों ने यहाँ तक कि इसे सिनोनिम्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान का पर्यायवाची बताना शुरू कर दिया। अथवा ये कहा गया कि फिर से लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान के साथ समायोजित कर देना चाहिए। जो डिक्टोनोमी ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन था उसको इग्नोर करने की बात कही गई कि राजनीति और प्रशासन एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहेंगे या समायोजित रहेंगे। ट्रेंड्स इन द थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1950, जॉन गॉस ने अपनी पुस्तक कि लोक प्रशासन के सिद्धांतों की जो नवीन प्रवृत्तियां हैं, वो नवीन प्रवृत्तियां वास्तव में नवीन नहीं हैं, वो पॉलिटिकल साइंस और अदर ब्रांचेज ऑफ सोशल साइंस में ही शामिल थी। इसलिए लोक प्रशासन अपने आप को कैसे स्थापित करे, उनको स्वतंत्र आइडेंटिटी कैसे दे, कैसे वो कहे कि ये लोक प्रशासन के अपने सिद्धांत हैं, बड़ी समस्या उभर कर सामने आई। परंतु इन समस्याओं को नज़रअंदाज करने में, इन समस्याओं का निदान करने में और एक न्यू अप्रोच को डेवलप करने में, इवॉल्व करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, तो उसका नाम था एक ऑर्गेनाइजेशन का जिसको कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप्स कहा जाता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन का समूह है जो 1960 के दशक में स्थापित हुआ और इस तुलनात्मक प्रशासनिक समूह के द्वारा दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को डेवलप किया गया और लोक प्रशासन को इस संकट से उभारने में उसने सफलता अर्जित की। फोर्ड और तमाम तरह की जो संस्थान थी, उन संस्थानों से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्राप्त की गई, वित्तीय सहायता प्राप्त की गई, रिसर्च को बढ़ावा दिया गया ताकि लोक प्रशासन के इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को डेवलप किया जा सके, थ्योरी डिजाइन किया जा सके, एक सेपरेट सब्जेक्ट मैटर को तैयार किया जा सके और अन्य विषयों की सहायता से। ऐसा नहीं कि उनके अलगाव किया जाए, उन विषयों से अलगाव नहीं होना चाहिए। उन विषयों के जो भी कंटेंट और थ्योरीज हेल्प करते हैं रिगार्डिंग स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, उन सिचुएशन के अनुसार उनका अडेप्टेशन होना चाहिए। तो जो पांचवा चरण है लोक प्रशासन के अनुशासन के विकास का, उस चरण ने फिर से लोक प्रशासन की इस डिक्लाइन होती हुई इंपोर्टेंस को रीएस्टैब्लिश किया, पुनर्स्थापित किया और लोक प्रशासन को एक नवीन हम कह सकते हैं कि विषय के रूप में, अनुशासन के रूप में उसको अपने पैरों पर खड़ा किया। उसकी जो नींव थी उस पर एक नवीन बिल्डिंग का निर्माण किया, जो बिल्डिंग आज भी खड़ी है और विकास की ओर अग्रसर है। ड्वाइट वाल्डो के प्रयास से पहला मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968, जहां सोशल रेलेवेंस, सॉर्ट आउट द सोशल प्रॉब्लम्स और
अदर एस्पेक्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को इफेक्टेड करते हैं, प्रभावित करते हैं, उन तमाम प्रभावित करने वाले मुद्दों को शामिल किया गया। लोक प्रशासन को भी प्रशासनिक समस्याओं के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं पर नजर डालने की, उनको फाइंड आउट करने की, उन समस्याओं पर नजर रखने की बात कही गई, ताकि ये जो समस्याएं, प्रॉब्लम्स जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उनका आसानी से समाधान किया जा सके। मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968, देन 1988 और 2008, इन 3 मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। जब हम फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे तो वहाँ जरूर इन तीनों कॉन्फ्रेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस का एक प्रभाव हुआ, ये प्रभाव पड़ा लोक प्रशासन में कि लोक प्रशासन को मैच्योरिटी एरा के रूप में आगे बढ़ने का अवसर मिला। अब वह एक परिपक्व विषय के रूप में स्थापित हो गया। हम कह सकते हैं कि एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित हुआ। नवीन कॉन्सेप्ट का इमरजेंस हुआ, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एनपीए। लोक प्रशासन ही नहीं, इसको एक नवीन लोक प्रशासन के रूप में स्थापित किया गया, जिसमें विषय वस्तु के साथ साथ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ साथ अन्य विषयों के सिद्धांतों को स्वीकार करके, प्रबंधन और वाणिज्य के सिद्धांतों को स्वीकार करके, प्राइवेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोऑर्डिनेशन को स्वीकार करके एक नवीन दृष्टिकोण, नवीन विषय या विषय को एक नवीन दिशा प्रदान की गई। नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ पब्लिक अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 1970 के दशक में इस नासप्पा संस्थान की स्थापना की गई। नासप्पा संस्थान ने इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट को डेवलप करने में, उसके कंटेंट को डेवलप करने में, उसके नेचर को डिजाइन करने में और विषय वस्तु को विकसित करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसी के साथ बहुत से विद्वानों ने, जैसे कि एफ.डब्ल्यू. रिग्स ने सालाजार मॉडल को विकसित किया, जिन्होंने विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्था के अध्ययन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाई। इसी तरह से विसेंट ऑस्ट्रोम के द्वारा पब्लिक चॉइस थ्योरी को डिजाइन किया गया, लोक चयन सिद्धांत को स्थापित किया गया, जिसमें पब्लिक पॉलिसीज को भी शामिल कर लिया गया। लोक प्रशासन का दायरा विस्तृत हो गया। 1980 के डिकेड्स में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, नवीन लोक प्रबंधन, न केवल नवीन लोक प्रशासन की बात हुई, अपितु सीएजी के योगदान से और नासप्पा के इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने से जब फाइनेंस की व्यवस्था हुई तो अनुसंधान, रिसर्च को बढ़ावा मिला और नवीन सिद्धांतों को इवॉल्व करने की अपॉर्चुनिटी अलग अलग शोधार्थियों को प्राप्त हुई, जिन्होंने अपने इस कर्तव्य का पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन भी किया। इसलिए अब जो एक नया अप्रोच उभर कर सामने आया और वह है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमी डिसिप्लिन के रूप में, राजनीति विज्ञान से भिन्न और स्वतंत्र समाज विज्ञानों के अन्य शाखाओं के समानांतर लोक प्रशासन को स्थापित किया गया। जो लोक प्रशासन 1930 में पहली बार भारत में लखनऊ यूनिवर्सिटी में कंपल्सरी क्वेश्चन पेपर के रूप में, अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में शुरू हुआ। 1937 में जो मद्रास यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा कोर्स के रूप में स्टार्ट हुआ। 1950 में नागपुर विश्वविद्यालय में, 1950 के दशक में जो लोक प्रशासन भारत में नागपुर विश्वविद्यालय एमपी शर्मा के योगदान से, जहां पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल गवर्नमेंट, लोक प्रशासन और स्थानीय स्वशासन के नाम से डिपार्टमेंट स्थापित किया गया, उसने नवीन ऊंचाइयों और बुलंदियों को प्राप्त करने की दिशा में आगे कदम बढ़ा दिया। और अब 1970 के दशक के बाद, 1980 के दशक के बाद जब एलपीजी और तमाम तरह की नवीन कॉन्सेप्ट का इमरजेंस हो गया तो लोक प्रशासन का दायरा और अधिक विस्तृत हो गया। अब वह आदि मानव के शिकार करने के कौशल से लेकर अंतरिक्ष में सैटेलाइट स्थापित करने तक के कौशल को शामिल करने लगा और लोक प्रशासन को अब दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में एक नवीन नोमेनक्लेचर के साथ शुरू किया गया, जिसने राजनीति विज्ञान की तरह उन्नति और प्रगति को प्राप्त कर लिया है। और इसका नाम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी के रूप में देखने को मिला। लोक प्रशासन और लोक नीति के रूप में इसको एक नवीन शीर्षक और आयाम मिला।
और यही कारण है कि अब दिनों दिन जो पॉलिटिकल साइंस का पार्ट था वह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल हो चुका है और लोक प्रशासन एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित हो गया है। इस तरह से लोक प्रशासन ने अपनी विकास यात्रा को 5 चरणों में 1887 से लेकर 1971 तक 1887 से लेकर 1971 एंड आफ्टर, उसके बाद कंटिन्यू वह एक स्वतंत्र और स्वायत्त अनुशासन के रूप में विकसित हो रहा है, जिसका भविष्य निसंदेह उज्जवल है। और इस पर भी हम परिचर्चा करेंगे, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। थैंक यू सो मच।